नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी टेट, एमपी सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। अलग अलग बैचेज चल रही हैं और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है, या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो एक तरफ आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि समय समय पे आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, जहाँ पे गलती हो रही है उसमें सुधार करिए और फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट या सब कुछ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी क्लासेस चल रही है दोस्तों, वो अलग अलग बैचेज चल रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार एडमिशन आप लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम के साथ आपको वैलिडिटी मिलती है, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको वैलिडिटी मिलती है। इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप इस नंबर पे फीस पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, अलग से नोट्स चाहिए, तो कुछ भी अलग से भी चाहिए तो आपको वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से सारी चीजों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ये कथन किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया है? चलिए भाई बताइए कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा था ना कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से ये बात किसने कही कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक पुस्तक थी, चलिए बिल्कुल सही। क्या उत्तर आ रहा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, इसी पुस्तक में रॉबिन्स के द्वारा ये बात कही गई थी, स्टेटमेंट दिया गया था कि जो अर्थशास्त्र है ये क्या है? चुनाव का विज्ञान है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसने ये बात कही थी कि अर्थशास्त्र क्या है? चुनाव का विज्ञान है। तो ये कहा गया रॉबिन्स के द्वारा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। अगला प्रश्न कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मांग की लोच क्या होती है भाई? मांग की लोच होती क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भैया जब वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा तो उससे मांगी गई मात्रा में भी क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा। या वस्तुओं की आय में लोगों की आय में परिवर्तन हो रहा है
तो मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। एक होती है मांग की क्या होती है, आय लोच, ठीक है। एक क्या होती है, मांग की आय लोच होती है, ठीक है। आय लोच, आय लोच में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब व्यक्ति के आय में परिवर्तन होता है तो उसी के साथ साथ मांग में भी परिवर्तन होता है, अर्थात अगर जो आय में कमी या वृद्धि हो रही है तो मांग में भी कमी या वृद्धि होती है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, दूसरा होता है कीमत लोच। कीमत लोच में क्या होता है कि जब वस्तु की कीमतों में कमी या वृद्धि आती है तो उससे क्या होता है, उससे लोगों के मांग में भी कमी या वृद्धि आती है। और तीसरी होती है दोस्तों मांग की आड़ी लोच, ठीक है। तीसरी क्या होती है, मांग की आड़ी लोच। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। 3, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। मांग की आय लोच अर्थात आय के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, मांग की कीमत लोच अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, और मांग की आड़ी लोच। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं लेकिन लास्ट में लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी लाइव जुड़ रहे हैं आप लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करते जाइए। आप ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि जनसंख्या सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो भैया सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं बोल रहा हूं एकदम कंसंट्रेट होकर के क्लास को देखिएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, फिर यहीं पे आपने पढ़ा होगा जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत। जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किसने दिया था, वो भी कमेंट करके बताइए। तो जनसंख्या सिद्धांत सर्वप्रथम जो दिया था वो माल्थस साहब ने दिया था। क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि देखिए जो लोगों की जनसंख्या होती है, अर्थात जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 16 और 16 के बाद 64 हो जाती है। लेकिन जो खाद्यान्न आपूर्ति होती है या जो उत्पादन होता है वो क्या होता है भैया, वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इसी कारण से जनसंख्या और खाद्यान्न में क्या होता है कि एक बड़ा गैप हो जाता है और इस कारण से खाद्यान्न समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल नियम का संबंध है। बेहतरीन सा प्रश्न है कि उत्पत्ति का नियम और पैमाने का प्रतिफल का नियम, ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा सर। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, उत्पत्ति का नियम और पैमाने का प्रतिफल नियम, ठीक है। चलिए उत्पत्ति का नियम क्या बताता है और पैमाने का प्रतिफल का नियम क्या बताता है, बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उत्पत्ति के नियम में क्या होता है, ये किससे संबंधित होता है, ये क्या होता है भैया, ये होता है अल्पकाल से संबंधित। और ये क्या होता है, पैमाने का प्रतिफल नियम, ये जो होता है ये दीर्घकाल से संबंधित होता है, दीर्घकाल से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्पकाल जब भी आपके सामने आए तो अल्पकाल का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर के 16 महीने की बीच की बात होती है। और दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, 20 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर है रे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो जो उत्पत्ति के नियम होते हैं इसमें क्या होता है कि एक साधन जो होता है वो स्थिर होता है और अन्य साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो एक साधन अगर जो स्थिर है, अन्य साधन परिवर्तनशील है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, अल्पकाल से। और पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है ये दीर्घकाल से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं वो सब के सब परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है, बेहतरीन सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, प्रथम घात वाला समरूप फलन।
याद आना चाहिए। किसने बात की थी कि उत्पादन के दो साधन हैं, एक है श्रम और दूसरा क्या है, पूंजी। ठीक है, तो उत्पादन में श्रम का कितना भाग लगता है, 3/4, और पूंजी का भाग कितना लगता है, 1/4। ये मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पढ़ते हैं ना कि काब डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत प्रतिस्थापन की जो लोच होती है वो 1 होती है या इकाई के बराबर होती है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये काब डगलस उत्पादन फलन की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सी सभी लोग बोल रहे हैं ना, हाँ, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि गलत कथन आपको बताना है, इसमें से आपको गलत कथन बताना है कि गलत कथन क्या है। ठीक है, गलत कथन बताना है। चलिए भाई, गलत कथन बताइए कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा। बिल्कुल। हम्म, चलिए। हाँ, ब्रजेश राठौर जी, 75% जो होता है वो लेबर लगे रहते हैं। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 75%। और 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 25%। 25% पूंजी लगती है और 75% लेबर लगते हैं। क्या अर्थात श्रम जो होता है वो 75%, 3/4 बोलेंगे, और पूंजी जो है वो कितना होगा, पूंजी जो होगा 25%, जिसे 1/4 बोलेंगे। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है सर, सी बोल रहे, सी बोल रहे कि सीमांत, सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को न्यूनतम बिंदु पे नहीं काटता है। नहीं भैया, न्यूनतम बिंदु पे नहीं काटता है, ये उच्चतम बिंदु पे काटता है। ठीक है, किस बिंदु पे काटता है, उच्चतम बिंदु पे काटता है। तो अगर जो ठीक ठाक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, औसत उत्पादन वक्र के बारे में पढ़ा होगा, तो आप बड़े आराम से इसको जानते होंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गलत कथन बताइए। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि मांग वक्र के दाहिनी ओर होते हुए आकार का कारण है। ठीक है, मांग वक्र दाहिनी ओर क्यों होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि दाहिनी ओर ऊपर उठते हुए होता है। क्यों होता है भैया मांग वक्र दाहिनी ओर, बिल्कुल ठीक है, मांग वक्र दाहिनी ओर गिरते हुए होता है, सॉरी गिरते हुए होता है, इसका कारण क्या है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। आप सोचिए, जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, स्मार्टफोन आपके पास नहीं था, तो आप ये सोच रहे थे कि एक स्मार्टफोन हो जाता ना तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेते, स्मार्टफोन से ही पढ़ाई कर लेते, उसी से सारी चीजें कर लेते। ऐसा दिमाग था ना जब स्मार्टफोन आपके पास नहीं था। तो जब एक स्मार्टफोन आ गया तो आपकी उपयोगिता पूरी हो गई। अब दूसरा स्मार्टफोन, तीसरा स्मार्टफोन, आजकल के समय में कोई 5-10 स्मार्टफोन थोड़ी रखता है, एक आपने रखा, इट मीन्स की जो आपकी उपयोगिता है वो पूरी हो गई। बहुत लोग दो रख लेते हैं, दो से ज्यादा कोई नहीं रखता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते होने का कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। अगला, मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आज के सेशन में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप किसी भी पेपर में देखेंगे तो क्या होगा, इन प्रश्नों को आप कहीं भी इकोनॉमिक्स के पेपर में देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये उस टाइप के आज सेशन है कि आपको काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर हो रहा है भाई, डी बोल रहे हैं, और कोई,
कि मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र कहाँ पे होता है भैया? गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत होता है। गिफिन वस्तुएं, और गिफिन वस्तुएं क्या होती है? ये निम्न श्रेणी की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका अगर जो कीमतों में जिसके कीमतों की में अगर जो कमी आए तो लोग इसके मांग में भी क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा कुछ सालों पहले मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी आई तो लोग इसकी मांग को भी खत्म कर दिए। जैसे बाजरे का उदाहरण दिया जाता है, हालांकि अब बाजरे का उदाहरण अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अब उसका रूप बदल गया है। तो ठीक है, फिर भी हम ले सकते हैं कि बाजरा और किरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी का तेल जो है ये गिफिन वस्तुएं हैं, और गिफिन वस्तुओं की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो लोग अपने मांग को भी कम कर देते हैं। तो अगर जो मांग में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना, नहीं भैया ये तो बिल्कुल क्या होने वाला है? गलत होने वाला है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है भाई? एकाधिकारी प्रतियोगिता से अभिप्राय है, चलिए एसएसपी जी, नसीम फातिमा जी, प्रियम मिश्रा जी, रत्नेश जी, रश्मि तिवारी जी, अलगू चौधरी जी, सरिता जी, रश्मि जी, YAR जी, ठीक है, अभय कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, बिल्कुल ठीक है, मौसम कुमारी जी, निरुपमा सिंह जी, अक्षय जी, संगीता जी, ब्रजेश जी, निशा जी। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगेन आप सी बोल रहे हैं, क्या सी बोल रहे हैं? तो अगर जो सी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय होता है कि यहाँ पे उत्पादकों की संख्या तो बहुत होती है, बहुत सारे एकाधिकारी होते हैं, ठीक है। सभी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि हम अपना सेटअप कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सबसे अलग है। तो उत्पादकों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे आप ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो देखेंगे एक पावर बैंक बेचने आएगा, और जो पावर बैंक होगा ना उस पे कोई कोई वो किसी ब्रांड का नहीं होता है, वो आकार में अलग होता है, रंग में अलग होता है, बहुत सारे पावर बैंक को वो लेकर के आता है, पता है ये 40 रुपया में, ये 80 रुपया में, ये ओरिजिनल है, ये 500 में देंगे, ठीक है। तो उत्पादकों की संख्या अधिक होती है और वस्तुओं में क्या पाया जाता है? विभेदीकरण पाया जाता है। अगला, अगला कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति एवं कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है? देखिए ये प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेट हो करके सेशन को करना है ना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम से, उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत कौन दिया है भैया? फिशर साहब ने दिया है। क्या कहा था कि एम भी इज इक्वल टू पीटी, क्या बोला था? एम भी इज इक्वल टू पीटी, अर्थात अगर जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बता दीजिए भाई, अब बता दीजिए, तो ये क्या होता है? धनात्मक एवं अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। धनात्मक और अनुपातिक संबंध क्यों होता है? क्योंकि अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाता है, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ती है तो कीमत स्तर क्या होता है? 2 गुना हो जाता है, और मुद्रा का मूल्य जो है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति पूछ रहा है और कीमत स्तर पूछ रहा है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जा रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? ये धनात्मक ही तो हो रहा है, और 1:2 में ये हो रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसने दिया था? फीसर साहब ने दिया था, एम बी इज इक्वल टू पीटी। जब अपना संशोधित समीकरण प्रस्तुत किया तो एम डैश भी डैश प्लस एम बी इज इक्वल टू पीटी दिया। मूल समीकरण क्या था? एम बी इज इक्वल टू पीटी था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला,
कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए। सर्वाधिक तरल, तरलता का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर पलायन की पलायन का गुण जो होता है वो तीव्र होता है, मतलब जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पलायित हो जाता है उसे सर्वाधिक तरल बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे मुद्रा हो गया, जैसे नोट हो गए, जैसे सिक्के हो गए, है ना, ये क्या है, सर्वाधिक स्थान चेंज करने वाला है। ठीक है, मतलब ये जल्दी से अपने स्थान को चेंज कर लेता है। जैसे आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और किसी फ्रेंड को आपने क्या कर दिया, पैसा सेंड कर दिया, वो आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या है, मुद्रा जो है वो तरल है। और M1 के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, M1 के अंतर्गत जो आता है वो नोट आते हैं और प्लस सिक्के आते हैं। ठीक है, और बैंकों में मांग जमाएं भी आती हैं, सिक्के आते हैं। तो नोट और सिक्के सर्वाधिक तरल होते हैं, लेकिन सबसे कम तरल जो होता है ये क्या होता है, M4 होता है, जिसमें क्या आता है, अचल संपत्ति आती है, अचल संपत्ति आती है। क्योंकि संपत्ति जो होती है वो चल नहीं होती है, अचल होती है, संपत्ति एक ही जगह पे होती है। तो M4 जो होता है सबसे कम तरल होता है, M1 जो होता है वो सबसे ज्यादा तरल होता है। और अगर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो याद आ जाना चाहिए, M0 का संबंध जो है वो किससे है, रेड्डी समिति से है। M1, M2, M3, M4, ठीक है, M3, M4, इसका जो संबंध किससे है, ये एक चक्र टाइप का है ना, तो इसे याद रख लीजिए, चक्रवर्ती समिति से संबंधित है। सर ये है क्या, M1, M2, M3, 4 हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अरे भाई, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा ना तो आप पैसे को कोडित करेंगे कि इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ हमने डाला है। तो इसी तरीके से RBI ने, अर्थात हमारे देश की केंद्रीय बैंक जो है, उसने जो मुद्रा को डाला है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसी को कोडित किया है M1, M2, M3 और M4 के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सही कथन क्या है? सही कथन इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही कथन है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं, ये के अलावा और कोई? अब देखिए सब में दे रहा है कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत, वितरण का आधुनिक सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वितरण के सामाजिक वितरण का आधुनिक सिद्धांत की ही बात हो रही होगी। तो वितरण का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था सर विक्सेल साहब के द्वारा। और विक्सेल साहब ने क्या कहा था, थोड़ा आराम से देखिए। ठीक है, तो विक्सेल साहब ने ये कहा था कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। ठीक है, तो विक्सेल साहब ने ये कहा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण क्या होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। जैसे कि आपने देखा था कि कोविड के टाइम में क्या हुआ था, ये जो कीवी फल आता है, ये लोग एक एक कीवी फल 100-100 रुपए का लोग खरीदते थे, 200-200 रुपए का दो कीवी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, प्लेटलेट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वैसे नॉर्मली कीवी कितना मिलता है, 10 रुपए में एक मिलता है या 20 रुपए में एक मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कोविड के समय में इसकी मांग क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, और पूर्ति कम थी, तो इसलिए कीमत महंगा था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग व पूर्ति का सिद्धांत है। अगला, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बहुत टेक्निकल बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये प्रश्न मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां इस प्रश्न को में करते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति ये इकोनॉमिक्स के शब्द है। मुद्रास्फीति हमारी भाषा में क्या है, हम कहते हैं कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में बहुत महंगाई आ गई है। तो जब महंगाई आ गई है, तो जब हम महंगाई बोलते हैं
तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है तो उसे ही महंगाई बोला जाता है, और महंगाई को ही दोस्तों इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति बोला जाता है। आसान भाषा में याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर जो मुद्रास्फीति आएगी, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने मांग में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही। मतलब जितनी वस्तुओं की मांग है उतनी वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? या तो हम मांग को कम कर दें या तो हम पूर्ति को बढ़ा दें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हटा देना चाहिए, क्योंकि जब हम सार्वजनिक व्यय को घटाएंगे, सर, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम होगी, और जब लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम होगी तो लोग मांग कम करेंगे। लेकिन मुद्रास्फीति के समय जो उत्पादक व्यय होंगे उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उत्पादक व्यय को बढ़ाना चाहिए, अर्थात इस मांग को इस पूर्ति के बराबर भी अगर जो कर लिया जाएगा तो भी हम महंगाई से इजाद पा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादक व्यय होते हैं उनमें तो वृद्धि की जाएगी, लेकिन जो सार्वजनिक व्यय होंगे उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने तो निम्न उपायों में से कौन सा मौद्रिक नहीं है? देखिए, भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के दो पहलू हैं, ठीक है। पहला कौन करता है? पहला सरकार करता है, ठीक है, सरकार। और दूसरा कौन करता है? केंद्रीय बैंक, ठीक है, अर्थात आरबीआई। चलिए, तो जो सरकार करता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और भुगतान असंतुलन की समस्या कब होगी? समस्या तब होगी, हमारा भुगतान असंतुलित कब होगा? कि जब हम निर्यात कम करें और आयात ज्यादा करें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आयात ज्यादा करेंगे तो विदेशी मुद्रा का त्याग हमें ज्यादा करना पड़ेगा, और निर्यात अगर जो कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमें कम मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगी? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो भुगतान असंतुलन तभी आएगा जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में कम बेच रहे हैं, और दूसरे देशों में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको अपने देश में ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा इसमें से मौद्रिक नहीं है, अर्थात ये कौन सा आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो आयात पे प्रतिबंध लगाने के लिए ये कौन प्रतिबद्ध होता है? सरकार होता है, ठीक है। तो ये सरकार के अधिकार में आता है, न कि आरबीआई के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है। अब ये देखिए, ये प्रश्न पता है, ये प्रश्न मैं सच बताऊं कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बहुत सारे लोग इन प्रश्नों को गलत करते हैं। अगर जो प्रैक्टिस करके जाएंगे तब तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे ना तो फिर आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं कि व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो व्यापार संतुलन क्या होता है? आयात तथा निर्यात का घटाव होता है, अर्थात हम निर्यात में से किसको माइनस कर देते हैं? आयात को माइनस कर देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी आयात में से निर्यात को क्यों नहीं घटा रहे? तो अगर जो हम आयात में से निर्यात को घटाएंगे तब हमारा व्यापार संतुलन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं होगा। पक्ष में तभी होगा कि हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे, अर्थात निर्यात में से आयात को घटाएंगे। इस टेक्निकलिटी को समझ लीजिएगा, आराम से ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि पहले क्या होगा? निर्यात, उसके बाद घटाएंगे आयात से, ठीक है। मतलब हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं
सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपकर क्या होता है? उपकर क्या होता है? चलिए भाई, उपकर क्या होता है बताइए। उपकर क्या होता है? वीडियो को जो लोग भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लाइक शेयर कर रहे भैया? आपके लिए मैं क्लास लेता हूँ 2 घंटे की, आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है क्या? निवेदन है सभी लोगों से कि आप कृपया करके वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? उपकर क्या होता है? कोई उदाहरण बताएगा उपकर का? कोई उपकर का उदाहरण बताएगा मुझे? उपकर का कोई उदाहरण बताएगा मुझे? जरूर कमेंट करके बताइएगा कि उपकर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये तो आप बता दिए कि एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उपकर बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि शहर और गांव के बीच में एक नदी है। ठीक है, शहर और गांव के बीच में एक नदी है और शहर से गांव को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करना है। तो ब्रिज का निर्माण करना है तो वहां के जो स्थानीय लोग होंगे उनके ऊपर टैक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर डी जाएगी और वहां से जो उनको पैसा प्राप्त होगा वो पैसा ब्रिज के निर्माण में लग जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। और एक क्या होता है, एक बात यहाँ पे और हो जाएगी कि टैक्स, टैक्स चुकाने के लिए हम टैक्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी देश से कहा कि हमको 5 साल के लिए आप क्या, सॉरी, किसी ऋण चुकाने के लिए जब हम ऋण लेते हैं, ऋण चुकाने के लिए ऋण लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि जापान से 50,000 करोड़ ऋण ले लिया और कहा कि 5 साल बाद आपको वापस कर, और 5 साल बाद जो सरकार है वो इस स्थिति में है ही नहीं कि ऋण को चुका पाए, लेकिन करार तो हुआ है ना कि हम ऋण चुका देंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको ऋण चुकाने के लिए भी हम किसके पास चले जाए? अमेरिका के पास चले जाए, कहे भैया पैसा दे दीजिए, हमको क्या करना है? खर्च करना है। तो अमेरिका से ऋण लेके फिर आप उनको ऋण दे देंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सबसे क्या करते हैं? उधार मांगते रहते हैं। ठीक है, सबसे उधार मांगते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके जीवन में जरूर एक दो लोग ऐसे होंगे जो क्या करते हैं? उधार मांगते हैं। आपसे उधार मांगेंगे तो दूसरे का पुराना उधार चुकता करेंगे। जैसे आपके मान लीजिए कि मित्र हुए, जैसे एक मित्र आपकी हैं जिनका नाम है टीना। ठीक है, तो अब इनका ये लक्ष्य है कि हमको महीने का खर्च चलाना है। हालांकि ये फार्मूला कोई आप लोग ना अप्लाई करिएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका पूरा महीना ऐसे होता है कि टीना ने क्या कर लिया? 10 दोस्त बना लिए, 10 दोस्त बना लिए और सभी दोस्तों से अलग अलग समय पे 500 रुपए तुम दे दो। ठीक है, और जब इसको चुकाना हो तो किसी दूसरे से ऋण ले लेंगे, जब इसको इसका ऋण चुकाना हो तो किसी दूसरे से ऋण लेंगे। उनका काम ऐसे ही चलता रहता है। क्या उत्तर होगा भाई? कि ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर के जाता है कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए एक ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ आय का एक बड़ा हिस्सा लेकर जाता है, ये होता है दोस्तों प्रगतिशील कर। इसमें क्या होता है कि जिस अनुपात में आपके आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में आपके करों में भी वृद्धि होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे क्रिकेटर बहुत सारा टैक्स दे रहे हैं, 5 करोड़ कोई सालाना दे दिया, हमारे जो एक्टर हैं कोई 3 करोड़ सालाना टैक्स दे दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनकी आय बहुत ज्यादा है और आय ज्यादा होने के कारण वो टैक्स भी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों प्रगतिशील कर। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, नाबार्ड ऋण प्रदान करता है, नाबार्ड ऋण प्रदान करता है, तो ऐसे लोगों से क्या करिएगा? थोड़ा सावधान रहिएगा, है ना। वो वो पूरे महीने भर किसी न किसी से क्या करते हैं? उधार लेते रहते हैं और किसी किसी से किसी के किसी दूसरे से उधार की गाड़ी भी लिए रहते हैं। तो जिससे उधार लेना रहता है उसको तुरंत गाड़ी की चाबी देते हैं।
कहते हैं जाओ पैसा लेकर के आओ, चाबी ले लो गाड़ी की, पैसा यहाँ नहीं है तो लेके आओ। वो गाड़ी भी दूसरे से उधार लिए रहते हैं और उनकी जिंदगी क्या होती है, एकदम राजा वाली गुजरती है। लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, उनका क्रेडिट इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि पूरे समाज में उनके प्रति एक अलग भाव बन जाता है। तो कभी सीरियसली भी उनको ऋण की जरूरत होगी तो कोई देता नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है, ये होती है दोस्तों 1982 में। कौन सी समिति थी, शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे नाबार्ड की स्थापना होती है। और जो नाबार्ड है वो कृषि क्रियाओं के लिए भी ऋण देता है, बिल्कुल ठीक है, कृषि क्रियाओं एवं ग्रामीण विकास के लिए भी ऋण देता है, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए भी ऋण देता है। तो इनमें से सभी के लिए। और जो नाबार्ड होता है ये अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, अल्पकालिक, अल्पकालिक ऋण मतलब क्या, ऐसा ऋण जो 1 से 16 वर्ष की अवधि के लिए हो। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए मिनी जी कह रही है कि ऐसी गर्ल्स भी होती हैं, लड़कियां भी होती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, लड़कियां भी होती होंगी लड़के भी होते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए क्या उत्तर होगा कि आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टो ने नहीं किया। अब रोस्टो ने एक पुस्तक लिखी, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसी में बताया उन्होंने कि अर्थव्यवस्था अगर जो कोई विकास करेगी, कोई अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि आएगा वहां पे या आर्थिक विकास करेगी तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला क्या होगा, परंपरागत समाज, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लोग वही करेंगे जो उनके पूर्वज करते आए। दूसरा क्या होगा, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा क्या होता है, अग्रसरता होता है। और पांचवा जो होता है अत्यधिक उपभोग, जिसे समृद्धि की भी अवस्था बोलते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सॉरी बी बोल रहे हैं कि एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था, इसकी बात रोस्टो साहब नहीं करते हैं सर। अगला, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा करिए, इस प्रश्न को करिए, देखिए इंजॉय करिए इस सेशन को। इस सेशन को जब भी पढ़ने आप बैठिए तो ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, बस सेशन को इंजॉय करिए। आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिमाग लगाइए, उत्तर दीजिए, ठीक है, इंजॉय करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए बिल्कुल, क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई और, सी कैसे बोल रहे हैं भाई, इतना जल्दी आपने कैसे सॉल्व कर लिया, सी वाले इतने जल्दी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर लिया, हाँ, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है। ये क्या पूछ रहा है कि यदि 100 संतरे 5 प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपए है, तो बताइए कि फीसर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी हाथों से गुजरेगा। चलिए बताइए, ठीक है, तो ये फीसर के समीकरण की बात कर रहा है सर, अर्थात एम भी इज इक्वल टू क्या होगा, पीटी होगा। अब रख दीजिए, एम भी इज इक्वल टू पीटी रख दीजिए, तो इसको भी इज इक्वल टू भी पूछ रहा है ना, कितनी बार गुजरेगा ये, अच्छा हाँ ठीक है, वी पूछ रहा है ना, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू एम हो जाएगा। पीटी का मान कितना दिया गया है, पीटी का मान जो है 5 × 100 अपान एम का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 125। तो 500 बटा 125, 500 बटा 125 कितनी बार, 4 बार। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए अगर जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नहीं दिक्कत होगी, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कहीं भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल आज़ादी दे दी जाए कि जाइए नकल भी कर लीजिए और इस प्रश्न को सही कर दीजिए, तो आप नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए क्या उत्तर हो जाएगा,
कि सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसा होता है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तटस्थता वक्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तटस्थता वक्र क्या होता है? मूल बिंदु के ओर अनुत्तर होता है, यही तो होता है ना। इसमें क्या होता है, दो वस्तुओं के संयोग को प्रकट किया जाता है। अगर जो एक वस्तु को आप बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, कम करना पड़ता है, और इससे क्या होता है, आपको समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामान्यता तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो घटता हुआ होता है। अर्थात अगर जो एक वस्तु में वृद्धि अगर जो कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु को आपको कम करना पड़ेगा। अर्थात जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, और दोनों आपको क्या करता है, समान संतुष्टि प्रदान करता है। अगला, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होंगे तो सम उत्पाद वक्र का ढाल कैसा होगा? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर बहुत कम है। चलिए भाई बताइए, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होते हैं तो समुत्पाद वक्र का आकार होता है, क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, समकोणीय होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होते हैं, पूरक मतलब पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। पेट्रोल अगर जो नहीं है, केवल कार है तो यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर जो केवल कार है, पेट्रोल नहीं है तो यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो आपको कार से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल और कार दोनों की जरूरत पड़ेगी। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इनकेस कार की कीमतों में वृद्धि हो जाए, अगर जो कार की कीमत में वृद्धि होगा तो इसकी मांग में कमी आ जाएगी, और जब कार कम लोग खरीदेंगे, मांग कम हो जाएगी, तो जब कार कम लोगों के पास रहेगा तो पेट्रोल की भी तो मांग कम हो जाएगी ना। तो अगर जो एक वस्तु की मांग में कमी आती है तो दूसरे वस्तु की मांग में भी कमी आती है, और यही कारण होता है कि ये क्या होता है, समकोणीय होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला, नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को मानता है। अब ये देखिए, ये ट्रिकी प्रश्न है, ये ट्रिकी प्रश्न है, ये ट्रिकी प्रश्न है, गलती होती है। ठीक है, चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई। नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को क्या मानता है भाई? बिल्कुल बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। क्यों बी बोल रहे हैं भैया? प्रोफेसर नाइट ने क्या कहा कि एक जो उद्यमी होता है वो अनिश्चितता को वहन करता है। उसे लगता है कि भविष्य में हम क्या करेंगे, भविष्य में हम क्या करेंगे, हो सकता है कि हम उत्पादन करें, किसी वस्तु का उत्पादन करें, तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में उतनी ज्यादा बिके नहीं, तो हमको हानि भी हो सकता है। तो वो श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि अगर जो उत्पादन करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनिश्चितता को उठाता है, उत्पादन करता है, और भविष्य में जब उसे लाभ मिलता है तो इसे ही कहा जाता है कि अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में उद्यमी को लाभ मिल गया। ये बात किसने बताई थी? नाइट साहब ने। और ये किसकी बात करते हैं? गैर बीमा योग्य जोखिम, मतलब जो उद्यमी होता है वो बीमा नहीं लेता है, अगर जो बीमा ले लेगा तब काहे की अनिश्चितता होगी। तो किसकी बात करते हैं? गैर बीमा योग्य अयोग्य जोखिम, अर्थात वो बीमा भी नहीं लेता है कि हमको भविष्य में नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, वो भविष्य में नुकसान के डर से वो बीमा भी नहीं लेता है। तो इसी के प्रतिफल के रूप में जो लाभ मिलता है उसे इसी के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
सही कथन क्या है भाई? सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? अगला प्रश्न, चलिए बताइए, इसमें से सही कथन क्या है? लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ती है, क्या ये बात सही है? एग्जामिनेशन हॉल में यही लगेगा कि हाँ भैया, लगान में वृद्धि होगी तो कीमत भी तो बढ़ेगा। पहले लगान आता है कि पहले भूमि की कीमत आती है? पहले लगान होता है कि पहले कीमत होता है? पहले भूमि की कीमत होगी कि पहले लगान होगा? तो आप कहेंगे सर जी पहले भूमि की कीमत होगी तब ना लगान होगा। जैसे महानगरों में भूमि क्या मिलता है? महंगा मिलता है, ग्रामीण इलाके में सस्ता मिलता है। ठीक है। तो ये इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ए का तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ती है। ए का कोई चांस नहीं है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, मैं वही आपसे बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी ए बोल रहे हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि भैया पहले लगान निर्धारित होगी कि पहले कीमत निर्धारित होगी? तो पहले कीमत निर्धारित होगी ना भाई। तो देखिए, अब पहले वस्तु की कीमत निर्धारित होगी, तो जो हस्तांतरण भुगतान होता है इसका अर्थ होता है न्यूनतम पूर्ति कीमत से। और हस्तांतरण भुगतान में क्या आता है सर? हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? ऐसा भुगतान जो किसके लिए दिया जाता है? सर्वाइवल के लिए दिया जाता है। मतलब एक न्यूनतम कीमत दी जाती है ताकि जिसे प्राप्त हो रहा है वो न्यूनतम तरीके से अपना सर्वाइवल कर पाए। जैसे छात्रवृत्ति है, अर्थात छात्र क्या कर पाए? अच्छे से पढ़ पाए। जैसे पेंशन है, तो पेंशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो कर्मचारी रिटायर हो गया है वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाए। तो एक ये न्यूनतम कीमत होती है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता के संबंध में क्या सही है? चलिए, और जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है। आप वहाँ पे ईमानदारी से सारी क्लासेस को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए कि तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। सारे अलग अलग बैच है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, सारा बैच अलग अलग है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। तो आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में क्या बात सही है? ठीक है, तो जो एकाधिकारी होता है वो क्या करता है भैया? इतने सारे लोग बी बोल रहे हैं, अधिक कीमत पर कम उत्पादन करता है या न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करता है। ये जो एकाधिकारी होता, अरे भैया, जब बात होती है किसकी? उत्पादन की। जब बात होती है लागत की तो वहां पे औसत लागत की बात होती है ना। औसत लागत क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी औसत लागत न्यूनतम होता है, और जो एकाधिकारी होता है वो भी अपने लागतों को न्यूनतम बिंदु पे ही रखता है। ठीक है, उसका क्या होता है कि हम क्या करें कि अपने लागत को कम रखें और ज्यादा मार्जिन लेकर के लाभ कमा जाए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या होगा बताइए? डी होगा। और कोई? डी के अलावा? डी के अलावा है ना? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। अगला प्रश्न, कि कर अपवंचन का अर्थ है, कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है सर बताइए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो या एकाधिकार की बात हो, दोनों के संदर्भ में औसत लागत जो होगी वो न्यूनतम ही होगी।
दोनों के संदर्भ में औसत लागत न्यूनतम ही होता है। अगला, कर अपवंचन का अर्थ है, कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है सर? डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कर अपवंचन का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास करना। ठीक है, मतलब जो आपको टैक्स देना है उस टैक्स से कैसे भी करके आप बच रहे हैं, इसे ही क्या बोला जाएगा? कर अपवंचन। तो आसान सी बात है, कर अपवंचन का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? कर नहीं दे रहे, अर्थात आप कर की चोरी कर रहे हैं, अर्थात गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न प्रयास गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, क्या होता है राजकोषीय नीति का उद्देश्य? राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है सर, बताइए। और ये पूछ रहा है क्या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत की सरकार बनाती है। और सरकार सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या करती है? आय प्राप्त करती है और व्यय करता है गवर्नमेंट। ठीक है, आय और व्यय। आय कहाँ से प्राप्त करता है? कर के माध्यम से और आंतरिक या बाह्य ऋण के माध्यम से। व्यय कहाँ पे करता है? आधारभूत संरचना पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट क्या करता है? व्यय करता है। लेकिन राजकोषीय नीति का उद्देश्य ये नहीं है कि वित्तीय संस्थाओं का नियमन किया जाए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। वित्तीय संस्थाओं का नियमन करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। अगला, छिपी हुई बेरोजगारी, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है भाई। छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है, कहाँ पे बेसिकली देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए? बी होगा, बताइए। छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, बी कोई नहीं बताएगा, सभी डी बता रहे हैं। ठीक बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। जैसे एक व्यक्ति मिलकर के 2 एकड़ में 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है, इस व्यक्ति के 2 और बच्चे हो गए तो अब 3 लोग भी मिलकर के 2 ही क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है? स्थिर होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग कार्य में लगे तो रहते हैं, लेकिन उनके कार्य में लगे रहने या न लगे रहने से कोई भी फायदा नहीं होता है ना? चलिए, और ग्रामीण इलाके में ये समस्या देखने को मिलती है, खास करके जैसे आप देखते हैं कि जब दिवाली आती है तो खास करके गांव में लोग क्या करते हैं? 5 दिन पहले से ही क्या होने लगता है? घर की सफाई होने लगती है। ठीक है, सुबह उठ करके पूरा घर धुल देते हैं, 20-25 बाल्टी पानी गिरा के। और ये प्रक्रिया क्या होता है? ये चलता रहता है 5-6 दिन। तो दिवाली आते आते अगर जो घर में टाइल्स नहीं लगा है तो जो फर्श होता है वो फूटने लगता है। ठीक है, तो गांव में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई दिवाली आती है, चाहे होली आती है, कोई भी त्योहार आता है तो 5-6 दिन पहले से ही घर की सफाई शुरू। ठीक है, और घर की सफाई में क्या हो रहा है? घर में खूब पानी गिराया जा रहा है ताकि घर स्वच्छ हो जाए। तो जो थोड़े बहुत पैसे बचा करके फर्श जो आदमी कराया रहता है बेचारा, मध्यम वर्ग का इंसान, तो दिवाली के आते आते फर्श ही टूट जाता है। तो ठीक है, चलिए, तो अगर जो आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो ऐसा मत किया करिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण होता है भाई? क्यों महत्वपूर्ण होता है लघु एवं कुटीर उद्योग?
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बो, ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि भारत का मोक्ष किसमें है, लघु एवं कुटीर उद्योग में निहित है। अर्थात लोगों को अगर जो लघु एवं कुटीर कुटीर उद्योग के तहत लोग कार्य करेंगे तो सभी लोग अपने कार्य के स्वामी होंगे और प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, विषमता, सॉरी, लोगों की आय में भी समता देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। मेरी बात को वो लोग ज्यादा समझ पा रहे होंगे जो लोग, जिन लोगों के साथ ये कंडीशन गुजरती होगी, है ना। सभी लोग को नहीं समझ में आएगा, कुछ लोग को लगेगा सर ये क्या बोल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं कि कुटीर ज्योति योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब होती है सर, कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत कब होती है, कमेंट करके बताइए। कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत कब होती है, 1988-89 में। क्या उद्देश्य था भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना सभी लोग, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुटीर ज्योति योजना के तहत क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको उनके लिए विद्युत उपलब्ध करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, पढ़ते हैं ना, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या होता है भाई, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब ये प्रश्न भी तो बहुत आसान है लेकिन गलतियां होती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। समष्टि में क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि के अंतर्गत एक यूनिट, किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसी एक फर्म या किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। चलिए कि निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य शर्तें कौन कौन सी है। एक होती है व्यापार की दृश्य शर्तें और एक होती है दोस्तों अदृश्य। तो दृश्य के अंतर्गत क्या आता है, दृश्य के अंतर्गत आता है निर्यात और आयात, ठीक है, निर्यात और आयात। अर्थात जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं इसे दृश्य मदों में शामिल किया जाता है, ठीक है। याद रखने के लिए, ठीक है। दृश्य में क्या होता है, निर्यात और आयात, अर्थात जिन निर्यातित वस्तुओं को और आयातित वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। और अदृश्य के अंतर्गत क्या आता है, सेवाएं आती हैं, ठीक है। अदृश्य के अंतर्गत क्या आती है, सेवाएं आती हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, सी बोल रहे हैं कि बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय और बीमा सेवाएं। थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए सर। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं अर्थात चारों सही है,
सभी लोग का उत्तर ठीक है, 1, 2, 3 और 4 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अगर जो जनसंख्या के चरणों की बात की जाए तो 3 चरण पाए जाते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 3 चरण बताए गए हैं। पहला चरण क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जन्म दर ज्यादा होता है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर जो हमारे पास बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि गांव वाले कोई हमको दबा नहीं पाएगा। 4-5 बच्चे रहेंगे तो हम लोग के हाथ में 4-5 लाठियां होंगी, और हमारा जो पड़ोसी होगा वो परेशान नहीं कर पाएगा। तो आप देखे होंगे कि पहले के समय में, आज से हम लोगों के जनरेशन के एक जनरेशन पहले आप जाएंगे तो देखेंगे कि 4-4, 5-5 बच्चे लोग पैदा करते थे, क्योंकि उस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी कि उतना ज्यादा विकसित नहीं थी। तो जन्म दर भी ज्यादा होता है, और लोग अच्छे पोषक पदार्थ नहीं लेते हैं, लोगों को स्वास्थ्य का अच्छा ज्ञान नहीं होता है, तो मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। मतलब पैदा भी लोग बहुत ज्यादा होते हैं और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या क्या होती है? संतुलित होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वो कौन सा है? वो है कि अब अर्थव्यवस्था थोड़ा सा विकास कर चुकी होती है, जैसे हमारे अभी वर्तमान में जो हमारी कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में लोग फिर भी जन्म दर को बढ़ाए रहते हैं, लेकिन अब आपको पोषक पदार्थ मिलते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, तो मृत्यु दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो जन्म दर तो बढ़ा ही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बोलते हैं। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बोलते हैं। और जो तीसरी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि अब आप शिक्षित हो जाते हैं और कहते हैं चलो यार, एक लड़का है चाहे एक लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लड़का हो जाए या एक लड़की हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जन्म दर में भी कमी आती है और मृत्यु दर में भी कमी ऑलरेडी आई ही रहती है इस कंडीशन से। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? बी बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर। अगला, ठीक है, ये ये इतना सारा फालतू का कमेंट कौन कर रहा है भाई? इतने सारे फालतू का कमेंट कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों इतना फालतू का कमेंट कर रहे हैं भैया? हम्म? क्यों फालतू का कमेंट कर रहे हैं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? समय से सीख जाइए, नहीं तो समय सिखाता है तो बहुत दर्द होता है, अपार कष्ट और अपार पीड़ा होती है। इधर उधर की बातों में ध्यान लगाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं ना? पढ़ाई करिए, है ना? इधर उधर की बात क्यों करते हैं? हम्म? ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा?
पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, और श्वेत क्रांति का है वो दूध से है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कुछ तो सोच रहे होंगे कि सर कुछ बोले ताकि मजा लिया जाए, है ना? कुछ तो इसमें ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर कुछ बोले तो सही। चलिए ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बजट है एक। बजट क्या है भाई? बजट क्या है बताइए? बजट बजट क्या है? बजट क्या होता है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि बजट क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के आय का और व्यय का एक वार्षिक विवरण होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बजट जो होता है ये गवर्नमेंट के आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है सर? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? और निवेदन है थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक और शेयर नहीं है। तो थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कथन इसमें से सही नहीं है सर? तो जितने भी महानुभाव बोल रहे हैं बी, सभी लोग का ठीक है कि प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। कम नहीं बढ़ती है, अधिक बढ़ती है। और दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों के लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि भैया कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे प्रश्न में देखिए दोस्तों, हर प्रश्न को रट्टा मार के आप तैयार नहीं कर सकते। आपके एग्जाम में 60% प्रश्न तो ऐसे होंगे ही होंगे जिसको आप इस प्रकार के सेशन से 60% प्रश्नों को बड़े आराम से सही कर पाएंगे। लेकिन 40% प्रश्न जो आपको ये सफलता को डिफाइन करते हैं वो दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इकोनॉमिक्स की कम से कम दोस्तों 180 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। 50-50 मिनट की क्लास होती है। आप इतना माइंड मेकअप कर लीजिए, 180 क्लास करना है, 50-50 मिनट की ही क्लास होती है। नोट्स दिया जाता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। आराम से सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ कवर होने वाला है, बहुत जल्दी कवर होने वाला है। तो एडमिशन ओपन है, जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ 2000 है। तो आपको सिंपली गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, सभी लोग का उत्तर ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है, क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? कि किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन बात करता है भैया? ये रॉबिन्सन साहब ये बात करते हैं कि अगर जो किसी वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग हो तो उसकी मांग क्या हो जाती है? अधिक लोचदार होती है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार नहीं बताया हूँ दोस्तों, बहुत बार बताया हूँ कि अगर जो आपके पास विकल्प है तो एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु की तरफ आप चले जाएंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, चंद्रबली प्रजापति जी करे सर आपके यहाँ कोई ऑफर नहीं आता है? नहीं भैया, मैं किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं प्रदान करता हूँ एडमिशन से संबंधित। उसका रीजन यही है कि फीस बहुत कम है, जितनी सुविधाएं दी जा रही है उसके अनुसार फीस बहुत कम है ना। और मैं उस प्रकार का इंसान नहीं हूँ कि कल एक लड़का एडमिशन लिया तो वो कुछ और फीस जमा करे और आज ऑफर आ गया तो कोई एक दूसरा लड़का लिया एडमिशन तो वो कम फीस जमा करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमारे यहाँ। कभी भी मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा होगा कि ये दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर, बम्पर सेल लग रहा है। ऐसा मैंने कभी भी आप लोगों से नहीं बोला होगा, है ना। तो ये ऑफर वाली बात यहाँ लाइव स्टडी इलाहाबाद पे होती ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं होती है कि भैया मैं रोज आ करके और एक अलग प्रकार का एटमॉस्फेयर करके कि भाई बिल्कुल अब ऑफर आ गया है, आप लोग को 50% छूट पे क्या मिल रहा है कि पूरे कोर्स मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और सच्चाई ये है कि ऑफर आने के बावजूद भी फीस बहुत बड़ा है। तो उससे क्या मतलब है उस ऑफर का, है ना। तो मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का ना ऑफर दिया गया है, ना दिया जा रहा है, ना आगे दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसी पे चलता हूँ। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिमान वक्र की विशेषता नहीं है? अधिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है? चलिए सर बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये बोल रहे हैं। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखिए अधिमान वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, एक दूसरे को ये कभी काटते नहीं है। और अधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है। तो अधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये विशेषता अधिमान वक्र की नहीं होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, निम्नलिखित रेखा चित्र किस संतुलन को प्रदर्शित करता है? किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है सर ये? बताइए, किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? बताइए। ये होता है उद्योग और ये होता है फर्म। ठीक है, तो एक उद्योग जो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, सॉरी, एक जो उद्योग होता है उसमें वस्तुओं की कीमत जो होती है बाजार के मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होती है। अर्थात वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण जो है वो उद्योग करता है। और उद्योग जो निर्धारित करता है कीमत, उसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस का निर्धारण कर रहा है और इसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, विधिग्राही मुद्रा क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, विधिग्राही मुद्रा क्या होगा? विधिग्राही मुद्रा क्या होता है भाई? विधिग्राही मुद्रा, विधिग्राही मुद्रा, ठीक है। तो विधिग्राही मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसकी स्वीकृति क्या होती है, गवर्नमेंट हमको और आपको देती है कि अगर जो आपके पास 10 रुपए है तो 10 रुपया दे करके
आप उस वैल्यू की किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप किसी दुकानदार को 10 रुपए की नोट दे रहे हैं, 10 रुपए का सिक्का दे रहे हैं, 500 की नोट दे रहे हैं, तो अगर जो दुकानदार नहीं लेता है तो उसके विरुद्ध क्या हो सकती है, कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या दिया है, आपको ये पावर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। मैं धारक को इतना रुपए देने का अदा करने का वचन देता हूँ, होता है ना उस पे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अर्थात विधिग्राही मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसे संवैधानिक स्वीकृति दी गई होती है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला, मंदी की स्थिति में किस तरीके का बजट अपेक्षित होता है? मंदी क्या होता है भाई? मंदी कब होता है? मंदी तब होता है जब देश में उत्पादन क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, उत्पादन का स्तर कम हो रहा हो। उत्पादन का स्तर कम कैसे होगा? कि जब मांग कम होगी। तो जब मांग कम होगी तो पूर्ति भी तो कम होगी, और जब मांग कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। अब मांग कब कम होगी? जब लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग मांग कैसे करेंगे? जब लोग गरीब रहेंगे तो लोग मांग कैसे करेंगे? और जब लोग मांग नहीं करेंगे तो कोई कंपनी उत्पादित कैसे कर पाएगी किसी वस्तु को? पूर्ति कैसे होगा? तो जब मांग व पूर्ति क्या होता है, अपने न्यूनतम बिंदु पे चला जाता है, तो इसे ही मंदी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मांग को बढ़ाना चाहिए। अर्थात मांग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगा तो लोगों के पास जब पैसा जाएगा तो वो अपने मांग में वृद्धि करेंगे, और जब मांग बढ़ाएंगे तो पूर्ति भी बढ़ेगा और मांग व पूर्ति सुचारू रूप से क्रियाशील हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को अतिरेक बजट का निर्माण करना चाहिए। अर्थात अतिरेक बजट क्या होता है कि सरकार की आय कम है लेकिन गवर्नमेंट अपने आय से ज्यादा व्यय कर रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं? अतिरेक बजट बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? चलिए सर बताइए। बिल्कुल ठीक है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? क्या उत्तर होगा भाई? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1921 में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों, इंपीरियल बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब प्रकाश में आता है? 1955 में। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है। अर्थात इसका क्या मतलब है भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, घाटे का बजट होगा ना भाई? सॉरी, ये गलत हो गया प्रश्न, सॉरी सॉरी सॉरी। ये घाटे का बजट होता है ना। घाटे के बजट में क्या होता है? सरकार की आय क्या होती है? कम होती है और सरकार व्यय ज्यादा करता है। मतलब घाटे का, ये घाटे का बजट होता है। सॉरी दोस्तों, अतिरेक बजट नहीं होगा, ये घाटे का बजट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीनार्थ प्रबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीनार्थ प्रबंध भी बोलते हैं। ये गलत हो गया था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं। घाटे का बजट बोलते हैं मतलब जिसमें सरकार की आय कम होती है, सरकार व्यय ज्यादा करता है। ठीक है, तो गलत हो गया था। बोला क्यों नहीं भाई? इतने सारे लोग थे, बोले क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं कि सर गलत है? क्या होता है ना कि जब आसान क्वेश्चन आदमी देखता है ना तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये सबके ऊपर लागू होता है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो आपको बोलना चाहिए था ना। चलिए बताइए। कि दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है।
ठीक है, तो अर्थात क्या होता है, मांग जो होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। ठीक है, अर्थात मांग लोचदार का मतलब क्या होगा कि मांग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ से नहीं लेंगे, ये वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे, आप उस वस्तु का उपभोग करेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, गेहूं की मंडी में जब आप जाते हैं, गेहूं खरीदने जब आप जाते हैं, या चावल की मंडी में जब आप जाते हैं, आप चावल खरीदने जाते हैं, तो अलग अलग वेराइटी का होता है। ठीक है, चावल स्टार्ट कितने रुपए से होता है, 30 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी, ऐसे ऐसे 100 रुपए पर केजी का होता है। तो आप इसमें से पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि 30 रुपए वाला लेंगे, कि 40 वाला लेंगे, कि 50 वाला लेंगे, कि 100 रुपए वाला लेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मांग क्या होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण क्यों शुरू किया गया। चलिए भैया, कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था। कब शुरू की, क्यों शुरू किया गया था भाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 80 में क्यों। तो आप कहेंगे कि सर जी, साख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हैं। तो देखिए दोस्तों, 1969 से पहले जो बैंकें थी, वो एकाधिकार के रूप में कार्य कर रही थी। अर्थात वो कृषकों को ऋण नहीं दे रही थी। क्यों, उनका ये मानना था कि अगर जो हम कृषकों को ऋण दे देंगे तो कृषक ऋण वापस नहीं कर पाएंगे, तो वो केवल उद्योगों को ऋण देते थे, मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों को ऋण वो देते थे। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने ये देखा कि एक तरफ हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ यांत्रिकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम उच्च क्वालिटी के बीज, और एक तरफ हम उच्च उच्च तकनीकी का इस्तेमाल करके खेती करने की बात कर रहे हैं, और लेकिन जब किसानों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ये सारी काम कैसे कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और अब बैंकों के पास क्या हो गया, बाध्यता बन गया कि अब वो किसानों को ऋण देंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अग्रणीय बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था। अग्रणीय बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था, क्यों प्रारंभ किया गया था भाई। अग्रणीय बैंक योजना की अवधारणा 1969 में आती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो अग्रणीय बैंक है, इसके लिए प्रत्येक जिला में एक बैंक बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक बैंक होता है, और ये बैंक क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करता है, ये धन प्रोवाइड करता है, ताकि जिले के अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर करके कृषकों को किस तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। अगर जो आप बहुत दिनों बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, या आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है, तो भी दोस्तों यहाँ पे एक एक क्लास आप करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलता है, ताकि टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। ठीक है, कितनी तैयारी हो रही है और कितनी तैयारी करनी है, और कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सुधार करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड होते हैं, और दोस्तों आपको यहाँ पे करंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है, मीन्स एक बार अगर जो आप कोर्स परचेज करते हैं, तो फिर इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की
जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हमारी जो बैचेज हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ठीक है, बिहार टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य सभी परीक्षाओं की के लिए क्लास उपलब्ध है दोस्तों। एडमिशन की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2000 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको अब सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी 94 15 863 873। इस 863 873 सेम नंबर नीचे भी आ रहा है, देख लीजिएगा, 94 15 863 873। इस नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर जाइए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।